ब्रिटेन और अमेरिका के संविधानों पर चर्चा करने के बाद अगला हमारा संविधान रहेगा जापान का संविधान। जापान के संविधान की विशेषताओं पर हम चर्चा करें उससे पहले इस संविधान की पृष्ठभूमि, इसका इतिहास, इसका विकास, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यानी जापान के वर्तमान जो संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो किस तरह का है, उसमें कौन कौन से तत्वों को शामिल किया गया है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करें तो उससे पहले आवश्यक है, ज़रूरी है कि जो जापान के संविधान है उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, उसका क्या कोई इतिहास रहा है, क्या इसका विकास भी हुआ है, क्या वर्तमान में है, तो क्या पहले क्या था, किस रूप में था, किस तरीके से था। तो सारी चीज़ों पर हमारी चर्चा रहेगी। थोड़ा सा जापान की जो भूमि है, लोग है, इन सब चीज़ों पर भी हम थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। जापान देश को स्वयं जापानी जनता निपोन कहती है, NIPON। जापान शब्द चीनी भाषा के शब्द जी है पेन, JIHPEN का अपभ्रंश है। और जी पेन जो है उसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य का उदय। यानी चीनी भाषा का एक शब्द है जी पेन, और उस जी पेन का अपभ्रंश जापान है, और जी पेन का शाब्दिक अर्थ है सूर्य का उदय। क्योंकि जापान सुदूर पूर्व एशिया में स्थित है और एशिया के प्रतिदिन सर्वप्रथम सूर्य का उदय जापान में ही दिखता है। अतः जापानी अपने देश को उदय होते सूर्य की भूमि, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, कहना पसंद करते हैं। यानी सूर्य का उदय जापान में ही दिखाई देता है, अतः जापानी अपने देश को उदय होते हुए सूर्य की भूमि कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंग्लैंड के साथ लाक्षणिक समानता के आधार पर जापान को पूर्व का इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। क्योंकि इंग्लैंड की तरह जापान में भी अनेकों द्वीप हैं, अनेकों द्वीप वाला देश है इंग्लैंड की भांति। दोनों देशों में नामात्र के सत्ता वाले सम्राट के साथ ही पूर्ण लोकतांत्रिक शासन पाया जाता है। दोनों देश आर्थिक और तकनीक की दृष्टि से विकसित हैं, सामाजिक जीवन में परंपरावादी हैं, अतीत में साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, और वर्तमान काल में अंतर्राष्ट्रीय जगत में दोनों का महत्व है। तो इसलिए इसे पूर्व का इंग्लैंड भी कहा जाता है। जापान एशिया महाद्वीप के सुदूर पूर्व में सभी ओर समुद्र से घिरा हुआ द्वीप समूह का देश है। इसके पश्चिम में एशिया महाद्वीप के रूस, कोरिया तथा चीन के प्रदेश हैं। जापान को एशिया महाद्वीप से जापान का सागर, कोरिया का जलडमरू मध्य अलग करता है। जापान के उत्तर में शोया का जलडमरू मध्य है एवं सखालीन द्वीप समूह है, तो पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। यानी लगभग जापान में 3000 छोटे बड़े द्वीप हैं, और इसमें से 550 के आसपास जो द्वीप हैं वो आबाद हैं, और जो 4 बड़े द्वीप हैं और जापानी राष्ट्र के जीवन में इनका सबसे महत्व है वो हैं होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और होकाइदो। इनमें सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, और जापान के प्राचीन में बड़े शहर, मुख्य बंदरगाह, व्यापार, वाणिज्य, सांस्कृतिक केंद्र भी इसी द्वीप में स्थित है। कौन से में? होन्शु में। और जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, जो अत्यधिक भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न है। इनका जापान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3,77,819 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल की तुलना में लगभग 8वां हिस्सा है, किंतु इंग्लैंड से 1.5 गुना बड़ा है। जापान की उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, जो नक्शे में लंबे चाप की तरह दिख पड़ती है। तो ये एक सामान्य परिचय हुआ उसकी। एक तरह से देखा जाए तो उसका जियोग्राफिकल एक इंट्रोडक्शन हो गया जापान का। और इसके बाद हम जापान के संविधान का जो विकास है, इतिहास है, यानी एक तरह से कहें जापान का संवैधानिक इतिहास और विकास, तो इसे हम अगर समझें कि जापान का जो संवैधानिक इतिहास है और उसका कैसे विकास हुआ है, तो इसको 4 अलग अलग भागों में हम बांट कर देख सकते हैं। एक तो रहेगा पूर्व सामंतिक काल, यानी सामंत काल से पहले का। एक रहेगा सामंतिक काल, और एक रहेगा उत्तर सामंतिक, यानी एक तो सामंत काल से पहले का, एक सामंत काल और एक सामंत काल के बाद का, और चौथा रहेगा आधुनिक काल।
तो सबसे पहले हमारी चर्चा रहेगी पूर्व सामंतिक काल। और पूर्व जो सामंतिक काल है ये ईसा पूर्व 7वीं सदी से लेकर 1185 तक के रूप में इसको लेंगे हम। यानी सामंत काल से जो पूर्व है, पूर्व सामंतिक काल हमारा रहेगा ईसा पूर्व 7वीं सदी से लेकर सन 1185 ईस्वी तक। पूर्व सामंतिक काल का प्रारंभ ईसा पूर्व की 7वीं सदी से प्रारंभ होता है, किंतु इस काल के प्रारंभिक भाग का लिखित एवं प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है। इस काल के बारे में कल्पना या यूं कहें दंत कथाएं या अनुमान, इसका सहारा लिया जाता है। यानी ये जो काल है 7वीं सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है, तो इसका कोई मतलब प्रामाणिक कोई लेख, कोई विवरण लिखित में, ये सब चीज़ें नहीं होने के कारण। और दूसरा इसमें इस काल में क्या है कि कल्पना या वहाँ की जो दंत कथाएं प्रचलित रही हैं या अनुमान, ये सब चीज़ों का इस काल को समझने के लिए एक सहारा लिया जा सकता है। और जो वहाँ की जनश्रुतियाँ हैं, वहाँ का जो विश्वास है, वो सारी चीज़ें हैं। तो जो जापानी जनश्रुतियाँ हैं, विश्वास है, उसके अनुसार ईसा पूर्व सन 660 में सूर्य देव ने अपने पुत्र जिमू तेत्रो को जापान का सम्राट नियुक्त किया। ये एक वहाँ जनश्रुति है, दंत कथा है, एक विश्वास है उनके मन में कि ईसा पूर्व 660 में, ईसा से 660 ईस्वी पूर्व सूर्य देव ने अपने पुत्र जिमू तेत्रो को जापान का सम्राट नियुक्त किया और उसी के वंशज वर्तमान काल तक निरंतर जापान के सम्राट रहे हैं। इतिहास के प्रमाणों के अनुसार इस काल में जापान का सामाजिक राजनीतिक संगठन मूलतः मात्र सत्तात्मक था, किंतु इस काल में ही सम्राट के पद को पर्याप्त जन स्वीकृति प्राप्त हुई और पितृसत्तात्मक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हुई। ये उल्लेखनीय है कि इस काल के प्रारंभिक भाग में सम्राट प्रजा पर सीधे एवं निरंकुश शक्तियों का प्रयोग नहीं करता था। प्रारंभ की बात, समाज का संगठन बिखरा हुआ और कबीला प्रधान था। सम्राट विभिन्न कबीलों के मुखियाओं के माध्यम से अपनी एक तरह से सीमित सत्ता का ही प्रयोग करता था। जापान के संवैधानिक इतिहास एवं विकास में आधारभूत परिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब सन 645 ईस्वी में राजकुमार शोटोकू ने 17 धाराओं वाले एक संविधान का निर्माण किया और उसे लागू किया। वस्तुतः 5वीं सदी से ही जापान पर चीन का राजनीतिक प्रभाव पड़ने लगा था। चीन में ही यांग नामक राजवंश के समय जो तरक्की हुई, उससे तत्कालीन जापानी सम्राट ताकुलीन वर्ग अत्यधिक प्रभावित था। अतः राजकुमार शोटोकू ने निर्मित संविधान द्वारा चीन जैसे विचारों, संवैधानिक संस्थाओं, उपलब्धियों को प्राप्त करने की चेष्टा की। जैसे हम बात करें तत्कालीन जापानी नेतृत्व के अनुसार, तत्कालीन चीन की शक्ति और समृद्धि के मुख्य आधार थे। ये जापानी जो नेतृत्व था वो मानता था कि क्या आधार हैं चीन के, जैसे एक केंद्रीकृत राजतांत्रिक शासन व्यवस्था, विधि संहिता का स्पष्ट व निश्चित रूप, दरबारी कुलीन तंत्र की मौजूदगी, प्रशिक्षित शाही कर्मचारी तंत्र, बौद्ध एवं कन्फ्यूशियस के विचारों का अनुकरण आदि। ये बात कौन मानता था? जापान का जो तत्कालीन नेतृत्व था वो मानता था कि तत्कालीन चीन की जो शक्ति और समृद्धि का क्या आधार है। तो ये वो उनके दिमाग में था कि ये इनके आधार हैं चीन वाले। जापान के संवैधानिक इतिहास एवं विकास में सन 645 के संविधान का विशिष्ट महत्व है। 645 का संविधान राजकुमार ने बताया था, शोटोकू ने 17 धाराओं वाला एक जो संविधान का निर्माण किया था और उसे लागू किया था। उसकी बात, इसने सम्राट की शक्ति एवं प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि की और उसके नेतृत्व में एक एकीकृत राजतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। यानागा एक विद्वान हुए, उनके शब्दों में नई व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट की स्थिति बहुत मजबूत हुई, क्योंकि अब उसके पद में कानूनी रूप से 3 शक्तियां संयुक्त हो गई। उसे राष्ट्र का सर्वोच्च धर्मगुरु स्वीकार किया गया, उसे ही देश तथा प्रजा का प्रभु सत्ताधारी शासक माना गया और तीसरी बात, उसे ही राष्ट्र की सेना के सर्वोच्च सेनापति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये जो पूर्व सामंती काल है, इसके अंतिम चरण में सामंतों की शक्ति बढ़ने लगी और इसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय शासन की सत्ता क्रमशः कमजोर हो गई। बौद्ध धर्म अपनाने के कारण सम्राट राज्य कार्यों की तुलना में धार्मिक कार्यों में अत्यधिक ध्यान देने लगे। अतः प्रशासन में सामंत मनमानी करने लगे।
जहां पहले प्रतियोगिता के आधार पर राजकीय कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी, अब नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर होने लगी। इस प्रकार बड़े कर्मचारियों को मिलने वाली जागीरें भी कुछ गिने चुने कुलों में सिमट कर रह गई। इस स्थिति में सामंतशाही निरंतर मजबूत होती गई और सम्राट की स्थिति इतनी दुर्बल हो गई कि वह सामंतों पर वास्तविक नियंत्रण रखने में असमर्थ हो गया। सामंतों ने अपनी जागीरों की रक्षा के नाम पर अपनी सेनाओं में वृद्धि की और उन्होंने नई भूमि तथा एक दूसरे की मिल्कियत की भूमि हड़पने के परस्पर सैन्य संघर्ष किए। इस स्थिति में 645 के संविधान द्वारा स्थापित उपरोक्त व्यवस्था का पतन हो गया। और इसके बाद में दूसरा रहेगा हमारा सामंती काल, और सामंती काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1185 से लेकर 1867। तो उसमें हमारा इसका अध्ययन रहेगा। तो जो जापान के संविधान का संवैधानिक जो इतिहास है, जो विकास की कहानी है, उसको हम जैसे 4 भागों में ले रहे थे, तो एक भाग पूर्व सामंती काल जो ईसा पूर्व 7वीं सदी से लेकर 1185 ईस्वी तक माना गया है, उस पर हमारी चर्चा रही। और जो सामंतिक काल है दूसरा 1185 से लेकर 1867 ईस्वी तक, इसका प्रभाव या इसका अध्ययन हम करेंगे।